नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 17 जनवरी 2026 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज सैटरडे है। दो इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट गवर्नेंस से संबंधित। फिर इसके बाद में दूसरा आर्टिकल, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजट 2026-23 में क्या रिफॉर्म आने चाहिए। राइटर बोलती हैं ज्योति विज की देखो बजट जो है वो एक स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है कि कितना पैसा हमने खर्च किया, कितना कमाया, नहीं। एक स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि हमें हमारी इकोनॉमी को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। तो दोनों इश्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो फॉरेस्ट गवर्नेंस से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 में इन्वायरमेंट और कंजर्वेशन वाले जो टॉपिक है ना, वहां से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो एक बात बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, इंडिया में फॉरेस्ट को कौन मैनेज करता है? जाहिर तौर पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। लेकिन एक बात बताओ, ग्राउंड लेवल पे सबसे पावरफुल पोस्ट कौन सी है? जैसे आईएएस में ग्राउंड लेवल पे सबसे जो पावरफुल पोस्ट है वो डीएम की है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की है। आप बोलोगे सर चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी वो है ना पावरफुल। तो मैं ग्राउंड लेवल पे पूछ रहा हूं। ये जो चीफ सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी है, ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करते ना। तो उसी प्रकार से फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए ग्राउंड लेवल पे सबसे जो पावरफुल पोस्ट होती है वो होती है डीएफओ की, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। हाल ही में ना एक दूसरे एक्सपर्ट हैं संजय कुमार, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। उन्होंने ये बोला था ये डीएफओ की जो पोस्ट है ना, ये भैया ओवरबर्डन्ड है। सोचो एक डीएफओ के पास में ना डिस्ट्रिक्ट जितना एरिया होता है, और जिम्मेदारी क्या क्या होती है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। जैसे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को रोकना, फॉरेस्ट में जो आग लग जाती है ना उसे प्रिवेंट करना, पेड़ वगैरह लगाना यानी एफोरेस्टेशन। फिर अगर मान लो फॉरेस्ट की जमीन पे कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगना है तो उसके लिए अप्रूवल देना। सबसे लास्ट में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना। ये सारे के सारे जो काम है ना ये डीएफओ के होते हैं। तो संजय कुमार जिन्होंने आर्टिकल लिखा था ना डीएफओ के बारे में, वो कहते हैं कि भैया इतना सारा काम एक ऑफिसर को यानी डीएफओ को आपने दे रखा है। सिस्टम जो है बहुत ज्यादा स्लो है और सिस्टम फाइल्स में अटका हुआ है। हमें चाहिए टेक्नोलॉजी, हमें चाहिए स्पीड, हमें चाहिए डैशबोर्ड कि एक क्लिक पे ना आप सब कुछ चेक कर सको। हमें ऐसा सिस्टम चाहिए। लेकिन देखो आज जो ये आर्टिकल लिखा है ना गौतम जी ने और लेले जी ने, दो राइटर्स हैं, गौतम जी दूसरे लेले जी, तो ये बोलते हैं कि संजय कुमार ने जो आर्टिकल लिखा था पहले, मतलब दूसरे जो एक्सपर्ट थे वो ना डायग्नोसिस गलत बता रहे हैं। मतलब आज के आर्टिकल में राइटर्स कहते हैं प्रॉब्लम स्पीड की नहीं है, प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी की भी नहीं है, प्रॉब्लम है इंस्टीट्यूशनल डिजाइन की। प्रॉब्लम यह है कि जो अथॉरिटी है ना फॉरेस्ट को मैनेज करने की, वो अथॉरिटी ही गलत हाथों में है। तो अथॉरिटी होनी किसके पास चाहिए? जो सीरियस एस्पायरेंट्स हैं अभी तक समझ गए होंगे किसके पास होनी चाहिए। अरे यार हर बार तो हम डिस्कस करते हैं कि कम्युनिटी मैनेज करे फॉरेस्ट को, ट्राइबल्स मैनेज करें, तो हर बार यही तो थीम होती है। तो जाहिर तौर पे सोच लो आप, इस आर्टिकल में भी यही बोला जाएगा कि टॉप डाउन अप्रोच जो है वो सही नहीं है, बॉटम अप अप्रोच होनी चाहिए। चलिए जानते हैं क्या बोलते हैं राइटर्स। राइटर्स कहते हैं देखो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो स्ट्रक्चर है ना वो आज के हिसाब से नहीं बना है। अपना हिस्ट्री समझो। अंग्रेजों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्यों बनाया था? क्या फॉरेस्ट को बचाने के लिए? नहीं। उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसलिए बनाया था ताकि फॉरेस्ट से ना टिम्बर को निकाला जा सके, टिम्बर की जो लकड़ी है उसे निकाला जा सके, और उस लकड़ी की सहायता से रेलवे, शिप्स वो सब बनाए जा सके, मतलब वहां पे टिम्बर को यूज किया जा सके। उन्होंने फॉरेस्ट को ना स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया था और लोगों को ना फॉरेस्ट से बाहर निकाल दिया था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ना पुलिस पावर दी गई थी उस समय ताकि ना वो लोगों को फॉरेस्ट से दूर रखें, क्योंकि वो ये चाहते थे कि फॉरेस्ट की लकड़ी जो है उस पर सिर्फ हमारा हक है, लोकल लोग जो हैं वो फॉरेस्ट की लकड़ी का इस्तेमाल ना करें, इसलिए उनको भगा दिया गया। अंग्रेजों के टाइम में ये हुआ था। लेकिन आज राइटर बोलते हैं आज के समय में ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है एक बहुत बड़ा राक्षस बन गया है। चलो राक्षस वर्ड आप मत यूज करो, बहुत बड़ा हाथी बन गया है।
ये हाथी राक्षस वर्ड मैं क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि आप देखो आज के समय में ना एक ही डिपार्टमेंट सब कुछ कर रहा है। एक ही डिपार्टमेंट वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, टूरिज्म भी चला रहा है और टूरिज्म करके पैसा भी कमा रहा है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होती हैं जैसे तेंदू वगैरह, तेंदू के पत्ते, उस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ट्रेड को भी एक ही डिपार्टमेंट कंट्रोल कर रहा है। फॉरेस्ट का रेगुलेशन भी खुद कर रहा है, फॉरेस्ट की पुलिसिंग भी खुद कर रहा है। मतलब एक ही डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये सारे काम खुद कर रहा है। इसी वजह से राइटर बोलते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ना आज के समय में एक बहुत बड़ा हाथी बन गया है। क्या ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? यस। देखो, जो डिपार्टमेंट फॉरेस्ट से पैसा कमा रहा है टूरिज्म करवा के, और वही डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि फॉरेस्ट को कैसे बचाना है, तो जाहिर तौर पे ये तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। रूल ऑफ लॉ का ना एक बेसिक है, रेगुलेटर और सर्विस प्रोवाइडर दोनों अलग अलग होने चाहिए। रेगुलेटर मतलब नियम बनाने वाला, और सर्विस प्रोवाइडर मतलब बिजनेस करने वाला। दोनों अलग अलग होने चाहिए। अगर बिजनेस करने वाला और रूल बनाने वाला दोनों सेम है, तो वो तो जाहिर तौर पे ऐसे रूल बनाएगा जिससे उसका जो बिजनेस है वो ज्यादा से ज्यादा चले। समझ गए? तो राइटर बोलते हैं जो ये डीएफओ की पोस्ट है ना, ये न्यूट्रल पोस्ट नहीं है, वो एक ऐसे सिस्टम का पार्ट है जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट इसलिए क्योंकि कम्युनिटी का से नहीं है ना फॉरेस्ट को मैनेज करने में, सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स का से है। और देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूं, काफी गहरा पॉइंट है। हम लोग और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, वो ये सोचते हैं कि फॉरेस्ट जो है वो देखो प्रिस्टाइन वाइल्डरनेस है। प्रिस्टाइन वाइल्डरनेस, आप बोलोगे सर ये क्या टर्म इस्तेमाल कर ली, प्रिस्टाइन वाइल्डरनेस? मतलब हम लोग ना ये सोचते हैं कि कोई इंसान वहां पे नहीं होना चाहिए, बस पेड़ होने चाहिए और जानवर होने चाहिए। लेकिन देखो, आपको एक बात बताऊं, इंडिया के जो फॉरेस्ट है ना वो ह्यूमन शेप्ड है। ह्यूमन शेप्ड इसलिए क्योंकि सदियों से ना आदिवासी वहां पर रह रहे हैं, खेती कर रहे हैं, वो लोग फॉरेस्ट को मॉडिफाई भी कर रहे हैं। लेकिन ये तो देखो, जब ब्रिटिशर्स आए ना, उन्होंने कॉलोनियल लॉज बनाए और उन्होंने ट्राइबल्स को घुसपैठिया बना दिया कि आप फॉरेस्ट के अंदर क्यों आए हो, जबकि वो तो सदियों से वहीं पे रहते आ रहे थे। हमारे जो फॉरेस्ट है ना वो ह्यूमन शेप्ड है। राइटर बोलते हैं देखो, जो एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, वो इतने डेंसली पॉपुलेटेड फॉरेस्ट को गवर्न कर ही नहीं सकती हेडक्वार्टर में बैठ के। मतलब एक डीएफओ के पास में डिस्ट्रिक्ट जितना एरिया होता है और हेडक्वार्टर में बैठ के वो इतने डेंसली पॉपुलेटेड फॉरेस्ट को नहीं गवर्न कर सकते। तो मतलब इंस्टीट्यूशन के डिजाइन में ही दिक्कत है। समझ गए? फिर सॉल्यूशन की बात करते हैं राइटर। सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? अगर देखो डीएफओ बर्डन है तो सॉल्यूशन क्या है? तो संजय कुमार जो पहले वाले एक्सपर्ट थे वो तो कहते हैं स्टाफ भर्ती कर लो, लेकिन सॉल्यूशन स्टाफ भर्ती करने में नहीं है, सॉल्यूशन पावर को डिवोल्व करने में है। पावर को डिवोल्व कैसे किया जाएगा? फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 यही तो बोलता है। ये जो एक्ट है ना, FRA एक्ट 2006, ये डीएफओ के काम को एक्चुअल में बढ़ाता नहीं है बल्कि कम करता है। कैसे? ये जो एक्ट है ये फॉरेस्ट को मैनेज करने की जो पावर है वो ग्राम पंचायत को देता है। ये जो एक्ट है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का जो रेवेन्यू है, ये प्रोविजन करता है कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का जो रेवेन्यू है वो गांव वाले रख सकते हैं, गांव जो है वो रख सकता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का रेवेन्यू। और यही एक्ट ये भी प्रोविजन करता है कि छोटे मोटे जो डिस्प्यूट्स हैं वो गांव वाले ही सुलझा लें। जैसे एग्जाम्पल भी दिया जाता है, गढ़चिरौली का एग्जाम्पल दिया जाता है। गढ़चिरौली कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। वहां पे ना ग्राम सभा ने ना बैम्बू का जो ट्रेड है ना खुद मैनेज किया, और रिजल्ट क्या हुआ? हजारों करोड़ का जो टर्नओवर है वो जनरेट हुआ, और फॉरेस्ट भी पहले से बेहतर ढंग से प्रोटेक्ट हुए, नक्सलिज्म भी वहां पे कम हुआ। तो ये केस स्टडी दी गई है गढ़चिरौली की, जो गढ़चिरौली में हुआ वो दूसरी जगहों पर भी हो सकता है। जब देखो कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेज करती है ना, तो वो कंटेक्स्ट के हिसाब से मैनेज करती है। उन्हें पता होता है कि कौन सा जो पेड़ है कब काटना है, आग कैसे रोकनी है,
डीएफओ को हर एक छोटी मोटी चीज के लिए फील्ड में जाना नहीं पड़ता, समझ रहे हो। अगर देखो कम्युनिटी अच्छे से फॉरेस्ट मैनेज करती है ना, तो डीएफओ का रोल बदल जाएगा। डीएफओ का रोल फिर फैसिलिटेटर का होगा, डीएफओ का रोल फिर रेगुलेटर का होगा। मतलब समझ गए, मतलब डीएफओ बस ये देखे कि कानून का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा। डेली बेसिस पे वैसे कम्युनिटी मैनेज करेगी चीजों को। और आप एक चीज देखो, जब भी देखो कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लगाने की बात है, तो ये जो डीएफओ हैं ये तो डर जाएंगे ना, डर जाते हैं तो पॉलिटिकल प्रेशर के चलते जो सरकार बोलती है उसी चीज पे ये साइन कर देते हैं। लेकिन जो कम्युनिटी होती है वो देखो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करती है। उनको पता है कि ये जो प्रोजेक्ट है हमारे पूरे एरिया को तबाह कर देगा। ग्राम सभा ही खतरनाक प्रोजेक्ट्स को रोक सकती है, ऑफिशियल्स नहीं रोकेंगे, वो तो सरकार के दबाव में डर जाते हैं। जैसे वेदांता कंपनी का एग्जांपल दिया जाता है। वेदांता कंपनी बॉक्साइट की माइनिंग करना चाहती थी, लेकिन उड़ीसा में डोंगरिया कोन जो ट्राइब थी, उस ट्राइब की ग्राम सभा ने ना बोल दिया नो। और ये उन्होंने नो बोला फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंतर्गत। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना ग्राम सभा की बात मानी और वेदांता कंपनी का जो प्रोजेक्ट था वो रुक गया और फॉरेस्ट बच गया। अभी वैसे देखो मैं न्यूज पढ़ रहा था, ये वेदांता कंपनी के जो मालिक है ना अनिल अग्रवाल, उनके बेटे की डेथ हो गई थी। उनकी उम्र सिर्फ 49 ईयर्स थी, सिर्फ 49 ईयर्स। बहुत मतलब दुखद खबर थी, 3-4 दिन पहले मैंने पढ़ी थी, आपने भी पढ़ी होगी। फिर राइटर बोलते हैं देखो पहले वाले जो आर्टिकल के पहले वाला जिसने आर्टिकल लिखा था ना, संजय कुमार, जो पुराने एक्सपर्ट हैं, मतलब पुराने आर्टिकल के एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं डैशबोर्ड लेके आओ, जियो टैगिंग लाओ। राइटर कहते हैं अरे डैशबोर्ड टैगिंग ये सब मत लेके आओ, आप पावर स्ट्रक्चर में चेंज करो। टेक्नोलॉजी का यूज होगा तो गांव वाले और डरेंगे बेचारे। टेक्नोलॉजी का यूज गांव वालों को डराने के लिए होगा। और ऑफिसर्स ना डैशबोर्ड पे ना सिर्फ ग्रीन ग्रीन दिखा देंगे, सिर्फ दिखाने के लिए, ग्राउंड रियलिटी कुछ नहीं बदलेगी। इसे बोला जाता है प्रूफ ऑफ कल्चर। अभी मुझे याद आ रहा है क्या हुआ था, ये टीना डाबी और नागार्जुन गोवड़ा, इन पे आरोप लगे थे कि इन्होंने जल जीवन मिशन में झूठी तस्वीरें दे दी। वो एआई वाली तस्वीरें थी, मैं डिटेल में नहीं गया, लेकिन ऐसे हेडलाइन देखी थी कि हाँ भाई गलत ढंग से तस्वीरें देके अवार्ड प्राप्त कर लिया, जबकि ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं चेंज हुआ। आपने भी वो खबरें तो सुनी होंगी, मतलब डिटेल में तो आप भी शायद नहीं गए होंगे कि हाँ क्या सच्चाई है क्या नहीं है, लेकिन काफ़ी सुर्खियों में रहा था ये चीज़। तो राइटर वही एग्जाम्पल देते हैं कि देखो आप टेक्नोलॉजी ले आओगे, डैशबोर्ड ले आओगे, तो जो ब्यूरोक्रेट्स है ना वो डैशबोर्ड पे सब कुछ आपको ग्रीन ग्रीन दिखा देंगे, ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन कुछ और ही होगी। तो इसलिए ना हमें अपवर्ड अकाउंटेबिलिटी से हट के डाउनवर्ड अकाउंटेबिलिटी की तरफ जाना है। मतलब जनता को जवाबदेह बनाना है। और जनता को जवाबदेह कैसे बनाया जा सकता है? ग्राम सभा को पावर देके। और डाउनवर्ड अकाउंटेबिलिटी अपने को सेट करनी है कैसे, पैरामीटर्स क्या होंगे जनता की जवाबदेही तय करने के लिए? आप ये देखो क्या ग्राम सभा के जो प्लान्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट प्लान में शामिल हुए हैं या नहीं हुए हैं? क्या फंड्स सीधा ग्राम सभा को मिले हैं या नहीं मिले हैं? क्या प्रोजेक्ट के लिए कम्युनिटी की जो कंसेंट है वो ली गई है कि नहीं ली गई है? अगर ये सारे काम हो रहे हैं तो इसका मतलब डाउनवर्ड अकाउंटेबिलिटी है। इसका मतलब कम्युनिटी को पावर मिली है फॉरेस्ट को मैनेज करने की, जनता की जवाबदेही तय होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स पावर छोड़ते नहीं हैं। तो आर्टिकल का कोर मैसेज देखो यही है कि हमें ना सुधार लाना होगा फॉरेस्ट गवर्नेंस में। कॉलोनियल लीगेसी को छोड़ दो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो माई बाप है, वो मालिक है। कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स को दिल से हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए। और डिपार्टमेंट बड़ा ना हो, डिपार्टमेंट छोटा हो, लेकिन रेगुलेशन डिपार्टमेंट के स्ट्रोंग होने चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, बजट से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के गवर्नमेंट बजटिंग टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। राइटर कहती हैं देखो 2025 में ना हमारे देश की इकोनॉमी में ना काफ़ी तूफान आए। यूएस ने ना 50% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा दिए और कई सारे जानकारों ने बोला कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो हिल जाएगी। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो देखो रिजिलियंट बनी रही। बट देखो
अब बजट आने वाला है तो कुछ सजेशंस राइटर देती हैं अपनी तरफ से, ताकि देखो इंडिया की ग्रोथ को ना सस्टेनेबल बनाया जा सके। अब यहां पे ना एक टर्म राइटर यूज करती हैं, डोमेस्टिक लीवर्स ऑफ ग्रोथ। डोमेस्टिक लीवर्स ऑफ ग्रोथ इसका मतलब क्या है, देखो सिंपल भाषा में बताता हूं। अगर देखो मान लो बाहर मौसम खराब है तो घर के अंदर हम थोड़ा सिस्टम सही करके रखते हैं। बाहर गर्मी है तो घर एसी वगैरह चलाते हैं, बाहर सर्दी है तो घर हीटर वगैरह लगाते हैं, है ना। तो राइटर बोलते हैं देखो बाहर यानी देश के बाहर जो इकोनॉमिक सिचुएशन है ना वो उतनी अच्छी नहीं है, तो हमें ना घर के अंदर ध्यान पड़ेगा, घर के अंदर ध्यान देना पड़ेगा अपनी इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए। समझ गए? मतलब हमें ग्रोथ के लिए ना दूसरों पे कम डिपेंड होना पड़ेगा और खुद पे ही जरा ध्यान देना पड़ेगा। तो बजट 2026-23 आएगा। राइटर ना बजट 2026-23 का ना एक मंत्रा देती हैं, 3 चीजें बोलती हैं वो, ये देखो यहीं पे इसी स्लाइड में दिया हुआ है। सबसे पहले कैपेक्स। कैपेक्स मतलब प्रोडक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब सरकार देखो पैसा वहां पे लगाए जहां से ना रिटर्न आए, जैसे रोड पे फैक्ट्रीज बना के वहां से रिटर्न आते हैं, पहली चीज। दूसरा फिस्कल कंसोलिडेशन, यानी फिस्कल डेफिसिट को सरकार कंट्रोल करे। तीसरी चीज डेट रिस्क, मतलब कर्ज देखो इतना ज्यादा नहीं बढ़ जाना चाहिए कि हम डूब जाएं, हम भी डेट ट्रैप में फंस जाएं जैसे श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देश फंस गए। तो 3 चीजों पे अपने को बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, ये मंत्रा है। स्पेसिफिक सजेशंस काफी ज्यादा हैं। राइटर बोलती हैं सबसे पहले डिफेंस सेक्टर में कैपेक्स की बात की जाती है। अभी देखो अभी ना हम डिफेंस सेक्टर में ना सैलरी और पेंशन्स पे ज्यादा खर्च करते हैं। राइटर का सजेशन ये है डिफेंस सेक्टर पे हम जो खर्चा करें ना उसका कम से कम 30% कैपिटल आउटले पे खर्चा होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, जैसे हथियार वगैरह ले लिए, एसेट परचेज कर लिए, उन पे खर्चा होना चाहिए, ना कि सिर्फ सैलरी वगैरह देने में या फिर पेंशन देने में। करंट स्टेटस अभी ये है 2025-26 में ना 26.4%, ये देखो 26.4% जो डिफेंस के खर्चे का 26.4% है ना वो सिर्फ कैपेक्स पे खर्च होता है, मतलब नए वेपन्स लेने में, शिप्स लेने में, प्लेन्स लेने में। जबकि टारगेट ये है कम से कम 30% शिप्स लेने में, प्लेन लेने में, नए वेपन्स खरीदने में खर्च होना चाहिए, ना कि पेंशन वगैरह देने में। और देखो बात सिर्फ खरीदने की नहीं है, सिर्फ खरीदना नहीं है, बनाना भी है। डीआरडीओ का बजट 10,000 करोड़ से बढ़ना चाहिए। मतलब रिसर्च तभी होगी ना जब पैसा होगा, और रिसर्च होगी तभी तो इनोवेशन आएगा। फिर डिफेंस कॉरिडोर्स की बात भी की जाती है। अभी देखो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में ना डिफेंस कॉरिडोर्स हैं, वहां फैक्ट्रीज लग रही हैं। सजेशन ये देती हैं राइटर, एक ईस्टर्न इंडिया डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनना चाहिए। ईस्टर्न इंडिया में देखो हैवी इंजीनियरिंग का पोटेंशियल है और हमें वो पोटेंशियल यूज करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में तो है, तो देश के ईस्टर्न पार्ट में भी एक इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉरिडोर लगाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट सजेशन राइटर देती हैं कि देखो 2024-25 में ना इंडिया का टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट में ना 65% जो कंट्रीब्यूशन था वो प्राइवेट सेक्टर का था। मतलब इंडिया से जितना भी डिफेंस का माल एक्सपोर्ट हुआ था ना उसमें से देखो 65% माल तो प्राइवेट सेक्टर ने एक्सपोर्ट किया था। सरकार का टारगेट ये है 2028-29 तक ना 2028-29 तक डिफेंस एक्सपोर्ट को ना 50,000 करोड़ तक लेके जाना है। लेकिन ये कैसे अचीव किया जा सकता है? राइटर कहती हैं इसको अचीव करने के लिए ना आप एक स्पेशल काउंसिल बनाओ, डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ये बनाओ। अब ये काउंसिल जो है वो सबको कनेक्ट करेगी, वो आर्म्ड फोर्सेस को भी कनेक्ट करेगी, मैन्युफैक्चरर को भी कनेक्ट करेगी, एम्बेसीज को भी कनेक्ट करेगी, और फॉरेन में जो हमारे डिफेंस वाला माल खरीदना चाहते हैं उनको भी कनेक्ट करेगी। ये देखो ठीक वैसे ही होगी बॉडी जैसे एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट के लिए ना अभी एक बॉडी है एपीडा, ये एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के लिए है। उसी प्रकार से डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी होनी चाहिए। फिर इसके बाद में क्लीन ग्रीन एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल से संबंधित पॉइंट राइटर देती हैं। देखो मोबाइल फोन से लेके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक आपको पता है सब में आज के समय में ना क्रिटिकल मिनरल्स यूज होते हैं, जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ये सारे।
और अभी हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं। 100 बार डिस्कस कर चुके हैं कि अभी हम चाइना पर डिपेंडेंट हैं, बार बार आता है, आना भी चाहिए वैसे, बहुत ज़्यादा जरूरी है डिपेंडेंसी को ख़त्म करना। और देखो 2025 में ना इसके लिए हम नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन हमने ये लॉन्च किया था, 2025 में ये अप्रूव हुआ था। अब इसमें ना एक नया आइडिया जोड़ा जा सकता है। आइडिया क्या हो? टेलिंग रिकवरी प्रोग्राम। टेलिंग रिकवरी प्रोग्राम क्या होता है? ये देखो, टेलिंग रिकवरी प्रोग्राम, आप कंसेप्ट समझो। जब देखो माइनिंग होती है ना तो बहुत सारा वेस्ट भी निकलता है, कचरा भी निकलता है। अब उस कचरे में भी ना थोड़े थोड़े मिनरल्स बचे होते हैं, उसे बोलते हैं टेलिंग। अगर देखो हम उस कचरे को प्रोसेस करें तो भी हमें बहुत सारा मिनरल मिल सकता है। तो सजेशन ये देती है राइटर, सरकार इसके लिए ना अलग से पैसा खर्च कर सकती है टेलिंग रिकवरी प्रोग्राम के लिए। इसके बाद अब राइटर बात करती हैं इसके बाद ट्रेड की, एक्सपोर्ट एंड ट्रेड की। देखो ग्लोबल मार्केट ना आज के समय में ठंडा है और एक्सपोर्ट करने के लिए ना हमारा सामान जो है वो कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारी डिमांड है, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो हमारा माल जो है वो कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। यहां पे एक स्कीम है। स्कीम क्या है? रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, ये स्कीम है। अब आप बेसिक समझो, जब देखो एक्सपोर्टर सामान बनाता है ना तो वो देखो पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, टोल, इन सब पर टैक्स देता है। अब ये टैक्सेस देखो जीएसटी में वापस नहीं मिलते, अब इससे सामान जो है वो महंगा हो जाता है। तो ये जो स्कीम है ना, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम, ये जो स्कीम है वो वाला टैक्स वापस दिलवाती है। प्रॉब्लम ये है अभी बजट है इस स्कीम का 18,233 करोड़। तो इस बजट को ना सिग्निफिकेंट लेवल पे बढ़ाना चाहिए ताकि हमारा जो एक्सपोर्टर है वो चाइना से लड़ सके, वो वियतनाम से लड़ सके। तो ये भी अच्छा पॉइंट है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, सर्विसेज से रिलेटेड। देखो एक टर्म है, आपने सुना भी होगा, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, जीसीसी। ये जीसीसी क्या होते हैं? ये देखो बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज के ना हब होते हैं, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब के हब। क्या करते हैं ये? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अब माइक्रोसॉफ्ट को अपना कोई नॉर्मल काम करवाना है, अकाउंटिंग से रिलेटेड या फिर कोई और मैनुअल काम है, तो उसको लगता है कि यार माइक्रोसॉफ्ट को लगता है कि मैं ये काम यूएसए में करवाऊंगी तो बहुत महंगा पड़ेगा, क्यों ना इस छोटे मोटे और मैनुअल काम को करवाने के लिए मैं इंडिया में एक सेंटर ओपन कर लूं, जिसको बोलते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी एमएनसीज ऐसा करती हैं, वो छोटे मोटे मैनुअल काम करने के लिए ना अपना ऑफिस किसी दूसरे देश में खोल लेती हैं, जिन्हें बोलते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। इंडिया में देखो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का ना स्कोप काफी ज्यादा है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का स्कोप काफी ज्यादा है, लेकिन दिक्कत आती है ट्रांसफर प्राइसिंग की। क्या दिक्कत आती है? दिक्कत देखो ये आती है, मान लो गूगल है, एक है गूगल की मेन कंपनी, गूगल यूएसए बोल लीजिए, दूसरी है गूगल इंडिया बोल लीजिए, जो सब्सिडरी कंपनी है। अब गूगल इंडिया मान लो इंडिया में काम कर रही है, इसने पैसा कमाया, प्रॉफिट कमाया, कायदे से उस प्रॉफिट का टैक्स इंडिया को देना चाहिए, लेकिन गूगल इंडिया ना चालाकी करती है, ये बोलती है कि हमने ना अपनी मेन कंपनी से भी सर्विसेज ली हैं, गूगल यूएसए से, तो उस सर्विसेज पे वो ना बहुत अपने अकाउंट्स में ना बहुत ज्यादा पैसा दिखा देती हैं, एग्जैजरेट करके दिखा देती हैं कि गूगल यूएसए ने हमें जो प्रॉफिट, जो सर्विस दी उसकी कीमत इतनी है, उसकी कॉस्ट इतनी है। वो कॉस्ट इतना ज्यादा बढ़ा के बताती हैं गूगल इंडिया वाली सब्सिडरी कंपनी कि उनका प्रॉफिट इंडिया में जीरो ही आएगा या फिर नेगेटिव में रहेगा, ताकि इंडिया में उनको कोई टैक्स ना देना पड़े। इस वजह से वो ना अपनी पेरेंट कंपनी से जो सर्विस ली है या फिर किसी दूसरी सब्सिडरी कंपनी से जो सर्विस ली है ना, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं ताकि इंडिया में प्रॉफिट को कम करके दिखाया जा सके। तो ये इशू है। तो सरकार को ना क्लियर गाइडलाइंस यहां पे देनी चाहिए ताकि एमएनसीज ना यहां पे आके डरे ना, क्योंकि सरकार ट्रांसफर प्राइसिंग से संबंधित ना कई बार डंडा चला देती हैं तो कंपनीज डरने लगती हैं। तो थोड़ा कम्युनिकेशन क्लियर होगा, गाइडलाइंस क्लियर होंगी तो ना कंपनी को दिक्कत होगी और हमें भी डर नहीं लगेगा टैक्स चोरी का। फिर ड्रोन्स की बात की जाती है। देखो ड्रोन्स सिर्फ ऐसा नहीं है कि शादी की रिकॉर्डिंग में यूज
आजकल हो रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, और दूसरी जगह भी ड्रोन्स का जो इस्तेमाल है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो सरकार को ना अभी जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पे खर्चा है ना, 120 करोड़ का बजट है, तो ड्रोन्स के लिए ना ये इंक्रीज करके 1000 करोड़ करना चाहिए ताकि ड्रोन्स की डेवलपमेंट ज़्यादा हो हमारे देश में। फिर नेक्स्ट आता है फाइनेंस से रिलेटेड पॉइंट्स। देखो, कोई भी बिजनेस ना बिना क्रेडिट के नहीं चलता, सारा बोझ लेकिन आज के समय में ना बैंक्स के ऊपर है क्रेडिट देने के लिए। तो हम कई बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि ना बॉन्ड मार्केट इंडिया में अच्छी डेवलप नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनीज को तो आसानी से लोन मिल जाता है, जैसे टाटा की कंपनीज, रिलायंस की कंपनीज, लेकिन बाकी कंपनीज को ना लोन आसानी से मिल नहीं पाता। तो बॉन्ड मार्केट को हमारे देश में अच्छे से डेवलप करने की आवश्यकता है। फिर इसके बाद में 8वां पॉइंट आता है, इंडिया में देखो टैक्स लगाना आसान है, लेकिन टैक्स को लेकर डिस्प्यूट हो जाए ना, उसको सुलझाना मुश्किल है। आज के समय में देखो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स के पास में ना लाखों केस फंसे हुए हैं, और आपको पता है जस्टिस डिलेड इज इकोनॉमी डिनाइड, क्योंकि ना जस्टिस अगर देरी से मिलता है तो इकोनॉमी भी बर्बाद हो जाती है। तो आप क्या करो, आप ना ड्यूल ट्रैक सिस्टम स्टार्ट करो। छोटे केसेस का निपटारा आप जल्दी से करो, फास्ट ट्रैक कोर्ट उसके लिए होनी चाहिए, और जो कॉम्प्लेक्स केसेस हैं वहां पे डिटेल से सुनने वाली कोर्ट आप स्टैब्लिश करो, जिसे बोला जाए डिटेल ट्रैक। मतलब छोटे केसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और कॉम्प्लेक्स केसेस के लिए डिटेल ट्रैक कोर्ट। फिर लास्ट पॉइंट देखो, कस्टम ड्यूटी से संबंधित है। अभी ना हमारे ना बहुत सारी चीजों में ना इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। मान लो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने पे टैक्स है 20%, यानी रबड़ आप इंपोर्ट करते हो तो टैक्स है 20%, लेकिन बना बनाया टायर आप इंपोर्ट करते हो तो उस पर टैक्स है 10%। तो देखो आपके देश में टायर बनाना महंगा पड़ रहा है ना, क्योंकि रॉ मटेरियल ही महंगा है, क्योंकि रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने पे तो ड्यूटी ज्यादा है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग को डिसइंसेंटिवाइज करता है। तो बजट में ना कस्टम ड्यूटी के ना स्लैब्स आप कम करो, ताकि ये जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है ना, इसे ठीक किया जा सके। वैल्यू चेन के हिसाब से टैक्स लगाओ। तो राइटर लास्ट में ये बोलती है कि देखो ये बजट जो है वो सिर्फ एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट नहीं होना चाहिए, कितना पैसा खर्च किया, कितना हमने कमाया। ये एक स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। हमें ना कॉम्पिटिटिवनेस पे फोकस करना है। आज के समय में हम सिर्फ ढीली ढाली अप्रोच से नहीं चल सकते। हमारा सामना वियतनाम, इंडोनेशिया, चाइना जैसे देशों से है जो कितने अग्रेसिव हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।